हेलो दोस्तों, आज हम श्वसन प्रक्रम पर चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पोषण चक्र प्रक्रम पर चर्चा की थी, जिसमें हमने पादप प्रक्रम और जंतु प्रक्रम दोनों पर ही पर्याप्त चर्चा कर ली थी। आज हम श्वसन प्रक्रम पर चर्चा करेंगे। तो पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जैसे पोषण प्रक्रम में क्या होता है, पोषण प्रक्रम में सभी कोशिकाओं में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज यानी उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विभिन्न कार्यों को करने के लिए हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है उनको निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन ऊर्जाओं को यहाँ एटीपी के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में या सरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करती है। तो ग्लूकोज से जो प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोशिका इसे सरल अणुओं में खंडित करती है। इसी प्रक्रम को श्वसन प्रक्रम कहा जाता है, यानी रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो श्वसन प्रक्रम का अर्थ क्या हुआ, ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोशिका इन्हें सरल अणुओं में खंडित करती है। यहाँ सरल अणुओं में एंजाइम की सहायता से इन्हें सरल अणुओं में खंडित करती है। तो इसमें आपको याद रखना है कि श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें एंजाइम भाग लेते हैं। श्वसन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम ऑक्सी श्वसन या अनाऑक्सी श्वसन को ही एरोबिक रेस्पिरेशन तथा एनेरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। ऑक्सी श्वसन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगा ऑक्सी श्वसन में, जबकि अनाऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा। अब ऑक्सी श्वसन पर चर्चा करते हैं। इसमें क्रिया कैसी होती है उसको देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो जब श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन उपयोग की जाती है तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों ही क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विघटित होती है। ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन के 6 अणुओं से क्रिया करके 6 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड, 6 टाइम वाटर और ऊर्जा मुक्त करती है। श्वसन की क्रिया, यह श्वसन की क्रिया 2 चरणों में होती है। याद रखिएगा, ये मैंने जो पूरा इस साइकिल की पूरा फॉर्म बताया है, और ये जो प्रक्रिया जो होती है यहाँ 2 फॉर्म में होती है, 2 जगह में होती है, 2 अलग अलग जगह में होती है। तो अब इसी को देखते हैं। ऑक्सी अभिक्रिया में ग्लूकोज कोशिका द्रव में पहले 6 कार्बनिक पदार्थ वाले यौगिक से 3 कार्बनिक वाले अणुओं में विघटित होता है, जिसे पाइरुवेट कहा जाता है। अब यहाँ प्रक्रिया कोशिका द्रव में हुई। अब इस पाइरुवेट से ऊर्जा प्राप्त करना है, तो इसको ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये पाइरुवेट यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा अर्थात ऑक्सी अभिक्रिया 2 जगह हुई, एक तो कोशिका द्रव में और कोशिका द्रव के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुई। अब अनाऑक्सी श्वसन देखते हैं, इसमें प्रक्रिया कैसे होती है उसको देखते हैं। तो अनाऑक्सी अभिक्रिया में ऑक्सीजन भाग नहीं लेते हैं, अर्थात इसमें जो पाइरुवेट बनेगा यानी 3 कार्बनिक पदार्थ जो बनता है यहाँ ऑक्सी अभिक्रिया में नहीं बनेगा। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल में परिवर्तित होता है। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त करती है। अब यहाँ पर तो ऑक्सीजन अनुपस्थित था। अगर ऑक्सीजन की मात्रा है लेकिन उसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उस स्थिति में ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है और कुछ मात्रा में ऊर्जा देता है। लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला C3H6O3 है। चूँकि अनाऑक्सी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, इसलिए संपूर्ण श्वसन प्रक्रम कोशिका द्रव में ही होता है।
ऑक्सी अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सी अभिक्रिया में जो श्वसन की क्रिया हो रही थी, एक तो कोशिका द्रव में हो रही थी और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी। लेकिन जब अनॉक्सी अभिक्रिया हो रही थी तो वहाँ पर केवल कोशिका द्रव में हो रही है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ प्रक्रिया नहीं होती है श्वसन क्रिया में। और एक चीज़ याद रखें, जो अनाक्सी श्वसन प्रक्रिया है उसमें जो ऊर्जा जो मुक्त होती है, अनाक्सी अभिक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है वहाँ ऑक्सी अभिक्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन में से कम होती है। अर्थात एरोबिक रेस्पिरेशन में ऊर्जा जो मुक्त होती है वहाँ अनाक्सी अभिक्रिया की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। अब यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे नोट्स के फॉर्म में। लैक्टिक अम्ल पर हमने चर्चा की थी, तो लैक्टिक अम्ल कब हमारे शरीर में स्रावित होता है उसको देखते हैं। जब हम कठोर परिश्रम करते हैं तो उस दौरान कई बार हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। इस स्थिति में पेशी कोशिकाएं अनाऑक्सी श्वसन करने लगती है। इस अनाऑक्सी श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होती है। लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला मैंने बताया है C3H6O3, जिसके कारण इस लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी मांसपेशी या हमें थकान का अनुभव होता है। पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल का निर्माण कैंसर का कारण हो सकता है। पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना कैंसर का कारण हो सकता है। कोशिका श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु में संश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा जो ली जाती है वहाँ एटीपी के फॉर्म में ही ली जाती है। यहाँ एटीपी का पूरा फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट है। यहाँ पर एडीपी और कार्बोनेट फास्फेट जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तब यहाँ एटीपी का निर्माण करते हैं। कोशिका अपनी ज़रूरत के अनुसार एटीपी ग्रहण करती है, जितना उनको ऊर्जा की आवश्यकता है वह अपनी आवश्यकता के अनुसार एटीपी अर्थात ऊर्जा को ग्रहण कर लेती है। प्रक्रम पर चर्चा करेंगे तो मनुष्य के श्वसन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण भाग फेफड़ा अर्थात लंग्स होता है, जो कि गैसों का आदान प्रदान करता है। श्वसन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण भाग फेफड़ा होता है। अब देखते हैं कि ये श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वहाँ किस क्रम में होती है, वहाँ किस माध्यम से होते हुए गुजरती है। तो श्वसन की क्रिया नसिका से प्रारंभ होती है, जो कि ग्रसनी से होते हुए ट्रेकिया में जाती है। ग्रसनी और ट्रेकिया के मध्य में, इन दोनों के मध्य में लेरिक्स होता है, जिसे स्वर तंत्र कहते हैं। ट्रेकिया जो कि उल्टे वृक्ष की जैसी संरचना बनाती है, और यहाँ इसके बाद बोकाई और बोकाइटोटस से होते हुए अंत में फेफड़े में पहुँचती है। यहाँ क्रम आपको याद रखना है, नर्सिका, ग्रसनी, लेरिक्स, ट्रेकिया, बोकाई, बोकाईओलस, फेफड़ा। तो जैसे हमने देखा है कि श्वसन की प्रक्रिया पहले नसिका या नासा मार्ग से प्रारंभ होती है। तो मनुष्य वायु शरीर के अंदर नसा मार्ग के द्वारा ग्रहण करता है। नसा मार्ग के द्वारा जाने वाली वायु का मार्ग में उपस्थित महीन बाल होते हैं। नाक में आपने देखा होगा कि बाल होते हैं, तो उसका क्या यूज है उसको भी अब देखते हैं। तो इन महीन बालों के द्वारा जो वायु में धूल कण होते हैं उनको छाटने का कार्य यहाँ बाल करता है, अर्थात अशुद्ध कणों को यहाँ बाल रोकता है। म्यूकस, अब इसके पश्चात यहाँ म्यूकस में जाएगा, जो कि धूल कण सूक्ष्म जीव म्यूकस में जाकर फंस जाते हैं। इस म्यूकस में प्रवेश वायु में नम व गर्म करता है। म्यूकस क्या करता है, वायु जो प्रवेश वायु है उन्हें गर्म करने का कार्य करता है। म्यूकस धूल कण सूक्ष्म जीव को अपने में फंसा देता है और उनको अंदर जाने से रोकता है। अब ग्रसनी में खुलता है, जो कि 7 सेंटीमीटर लंबा नाल है। लेरिक्स, जिसे स्वर तंत्र भी कहते हैं, यहाँ
लेरिक्स ग्रसनी और टेकिया की मध्य या इन दोनों के मध्य में स्थित होता है, जिसमें एक पतली कपाट होती है। लेरिक्स में एक पतली कपाट होती है जिसे एपिग्लाइटिकस कहा जाता है। इस एपिग्लाइटिस का क्या यूज है उसको देखते हैं। तो एपिग्लाइटिस, जब हम कुछ भी निगलते हैं तो अचानक हमारे शरीर में कुछ फंस जाता है, तो उस स्थिति में यहाँ लेरिक्स द्वार को बंद कर देता है। एपिग्लाइटिस यहाँ लेरिक्स द्वार को बंद कर देता है ताकि भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता, जिसके कारण जो भोजन है श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता। लेरिक्स के बाद यहाँ टेकिया में जाएगा। टेकिया वाक्ष गुहा में प्रवेश करती है। टेकिया वाक्ष गुहा में उल्टे वृक्ष की भांति लटकी रहती है। तो शरीर का कौन सा भाग है जिसकी संरचना उल्टे वृक्ष की भांति होती है? तो या पूछ सकते, सिंपल पूछ सकते थे, तो शरीर में वृक्ष की भांति किसकी संरचना होती है? तो यहाँ भाग ट्रेकिया होता है। अब फेफड़ा, जो कि श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, उसको देखते हैं। तो यहाँ एक जोड़ी के रूप में रहता है। इसका रंग लाल होता है, जिसकी संरचना थेरेनुमा होती है। फेफड़ा जो कि एक जोड़ी में रहता है, इसका रंग लाल है। इसकी संरचना, फेफड़े की संरचना थेरेनुमा होती है। फेफड़े का आधार डायफ्राम से टिका होता है। इसका डाया फेफड़ा जो होता है बाएं फेफड़े से चौड़ा होता है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, डाया फेफड़ा बाएं फेफड़े से चौड़ा है। फेफड़े का मुख्य कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करने का यहाँ कार्य करता है। जल वाष्प को उत्सर्जन करना तथा साथ ही साथ यहाँ शरीर के तापमान को भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। और ब्रीथिंग पर चर्चा करेंगे। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों हम अधिकतर बच्चे दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। दोनों में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं। तो रेस्पिरेशन की क्रिया में कोशिका के अंदर होती है, जबकि ब्रीथिंग की अभिक्रिया श्वसन के कोशिका के बाहर होती है। श्वसन की क्रिया में एंजाइम भाग लेते हैं, जिसकी सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ा जाता है। वही श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया में, श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग की प्रक्रिया में एंजाइम भाग नहीं लेते हैं। श्वसन की प्रक्रिया जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जबकि ब्रीथिंग की अभिक्रिया एक यांत्रिक अभिक्रिया है। श्वसन की क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि श्वासोच्छ्वास की अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। श्वसन की क्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जबकि श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में यानी ब्रीथिंग की प्रक्रिया में ऑक्सीजन शरीर के अंदर ग्रहण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब मैंने यहाँ कुछ नोट्स के फॉर्म में लिखा है, आप उसको देख लीजिए। मैंने डायरेक्ट इसमें आंसर लिख दिए हैं। जैसे अस्थायी बिल्डिंग कब होती है? तो अस्थायी बिल्डिंग जब वाष्प उत्सर्जन की दर जल के अवशोषण की दर से अधिक होती है, तो अस्थायी बिल्डिंग बनती है हमारे शरीर में। वाष्प उत्सर्जन पूर्व के लिए खाता, तो वाष्प उत्सर्जन के लिए पूर्व के लिए खाता पेशी एब्जॉर्प्शन के कारण होता है। बोमन कैप्सूल क्या है? तो बोमन कैप्सूल मूत्रवाहिनी नलिका का भाग है, जो कि एडीएच का निर्माण करता है। एडीएच और कार्बोनिक फास्फेट दोनों मिलकर एटीपी का निर्माण करते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। अमीबा में उत्सर्जन की क्रिया किस विधि के द्वारा होती है? तो अमीबा में उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वहाँ विसरण विधि के द्वारा संपन्न होती है। विसरण विधि क्या है? तो विसरण विधि में उच्च साधारण वाले, यहाँ गमन कैसे करते हैं? उच्च साधारण से निम्न साधारण की ओर गैसों के आदान प्रदान के द्वारा होता है। यानी जो जिसकी साधारणता उच्च है वहाँ निम्न साधारण की ओर गमन करती है, निम्न साधारण वाले के तरफ गमन करती है। यहाँ विसरण की विधि लगभग सभी एक कोशीय जीवों में होती है। वही मनुष्य में भी काफ़ी सारी विधि जो होती है वहाँ विसरण विधि के द्वारा ही संपन्न होती है।